जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, हमारा पशु परिचर की क्लासेज चल रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान में चित्रकला। राजस्थान में चित्रकला की क्या स्थिति है, चलो आज हम अध्ययन करते हैं। और जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं वो पुरानी क्लासों को जरूर देखें। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी क्लासों की, तो प्लेलिस्ट क्लिक करके देख ले तो सारी क्लासें एक साथ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान में चित्रकला। राजस्थान के प्राचीनतम अवशेष कोटा में, राजस्थान में चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष कोटा में चंबल नदी के किनारे पुष्कर में अगस्त्य मुनि की गुफा में, जयपुर के निकट विराटनगर की पर्वतीय गुफाओं में और ब्यावर के निकट सेंदरा की पहाड़ियों में, आलनिया नदी के किनारे एवं सवाई माधोपुर जिले में अमरेश्वर नामक स्थान पर मिलते हैं। मतलब ये एक तरीके से चित्रकला के जो प्राचीनतम जो चित्र मिले हैं वो इन्हीं स्थानों पर से प्राप्त हुए हैं। आलनिया कोटा के पास आलनिया नदी के किनारे संभवतः आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। मतलब आदि मानव के द्वारा जो शैल चित्र, चट्टानों पर जो चित्र बनाए गए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो आलनिया कोटा से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों की परंपरा प्राचीन एवं अति समृद्ध रही है। संपूर्ण भारतवर्ष में पोथी चित्रण में राजस्थान प्रदेश सर्वाधिक समृद्ध है। मतलब पोथी चित्रण किताबों में चित्रों को चित्रित किया गया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ मतलब राजस्थान की स्थिति रही है हमारे भारत देश के अंतर्गत। ये पोथी चित्रण जैसलमेर के जैन भंडार में सुरक्षित है। जैसलमेर के जैन भंडार मतलब संग्रहालय है, जैन भंडार एक संग्रहालय है जिसमें जो हाथों से लिखित प्रसिद्ध फेमस भी है, कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार कहाँ पर पाया जाता है। तो ये जैसलमेर में जैन भंडार में, जो कि हस्तलिखित का मतलब हाथों से लिखी हुई पुस्तकों में मतलब इन चित्रों का भी चित्रित किया गया है। यहाँ रखा गया कल्पसूत्र विक्रम संवत 1216 ईस्वी भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ है। राजस्थानी चित्रकला का विकास यहाँ की विभिन्न राजपूत रियासतों में हुआ, अतः इसे राजपूत शैली भी कहा जाता है। मतलब राजस्थान में जो चित्रकला का विकास राजपूत के काल में हुआ तो इसे राजपूत शैली भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत से राजपूत राजाओं ने चित्रकला को संरक्षण और बढ़ावा दिया। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी द्वारा अपनी पुस्तक राजपूताना पेंटिंग्स में किया गया। मतलब ये एक तरीके से मोस्ट लाइन है कि राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया या कब किया गया। तो 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी द्वारा राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया गया पहली बार। और इन्होंने अपनी पुस्तक, कौन सी थी इनकी पुस्तक, राजपूताना पेंटिंग्स में किया। स्वर्गवास स्वामी के अनुसार राजपूत शैली के विषय में राजपूताना पंजाब, हिमाचल एवं पहाड़ी रियासतों से इन चित्रकलाओं का क्या है, संबंध था। मतलब ये संबंधित थी इनसे। राजस्थानी चित्रकला को आनंद कुमार स्वामी, हेवेल, बेसिल ग्रे एवं ओसी गांगुली ने राजपूत चित्रकला का नाम दिया है, जबकि रामकृष्ण दास एवं कर्नल जेम्स टाग ने इसे राजस्थानी चित्रकला कहा, जो कालांतर में मान्य हो गया। मतलब वर्तमान में जो राजस्थान किस नाम से मान्य हो गया, राजस्थानी चित्रकला। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश में 7वीं सदी में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। 15वीं शताब्दी में अपभ्रंश शैली से स्वतंत्र राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रादुर्भाव हुआ। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक केंद्र मेवाड़ रहा।
कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक केंद्र या आरंभ कहाँ से हुआ। तो राजस्थानी चित्रकला का आरंभ कहाँ से हुआ, मेवाड़ से हुआ, तथा कालांतर में यह शैली राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में पहुंच गई। आरंभ तो मेवाड़ से हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये धीरे धीरे ये शैली सभी रियासतों में, चित्रकला का कार्य सभी रियासतों में फैल गया। डॉक्टर जयसिंह नीरज के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का उद्भव 1500 ईस्वी के आसपास मेवाड़ शैली के रूप में हुआ। किसके अनुसार, डॉक्टर जयसिंह नीरज के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का उद्भव 1500 ईस्वी के आसपास मेवाड़ शैली के रूप में हुआ था। इससे पूर्व जैन अपभ्रंश एवं गुजरात शैलियों का प्रभाव अधिक दृष्टिगोचर होता है। और राजस्थानी चित्रकला की जो विशेषताएं हैं, तो इसमें क्या है कि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग उनको सम्मिलित किया गया। तो इनको 4 स्कूलों में विभाजित किया गया है। जैसे राजस्थानी चित्रकला की 4 स्कूल है, जैसे मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाडोती स्कूल। और इसके अंतर्गत रियासतों को सम्मिलित किया गया। तो शुरू करते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जो शैलियां हैं, राजस्थानी चित्र शैलियां, तो सर्वप्रथम देखते हैं पहले स्थान पर मेवाड़ स्कूल। और मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियों को सम्मिलित किया गया है, तो मेवाड़ स्कूल में उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली और चामुंड शैली को कौन सी स्कूल में सम्मिलित किया गया है, मेवाड़ स्कूल में। तो इसमें सर्वप्रथम देखते हैं उदयपुर शैली। उदयपुर शैली और उदयपुर शैली के चित्रकार है साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम और उमरा। कई बार चित्रकारों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी शैली से संबंधित है। तो उदयपुर शैली के चित्रकार कौन कौन से हैं, साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम और उमरा। विषय गीत गोविंद, भगवत पुराण, शुकर क्षेत्र महामात्य, भ्रमर गीत, सार। प्रमुख रंग है लाल और पीला। उदयपुर शैली में प्रमुख रंग कौन सा है, लाल और पीला रंग प्रमुख है। वृक्ष है कदम और पशु है हाथी। कौन उदयपुर शैली में कौन सा वृक्ष है, कदम और पशु है हाथी। और पक्षी पूछ लिया जाए तो चकोर पक्षी है। और जो पुरुषों की विशेषताएं बताई गई है उदयपुर शैली में, तो वह है गठीला शरीर मतलब गठीला बदन, छोटा कद, लंबी मूछें, पगड़ी, कमर में पटका तथा कान में मोती। फिर जो स्त्रियां होती है, जो स्त्रियां पात्र है, जो स्त्री है चित्रकला की शैली में, तो उसमें चित्रण किया गया है स्त्रियों का मछली जैसी आंखें, मतलब स्त्रियों की आंखें कैसी है, मछली की जैसी आंखें, लंबी नाक, और जो उन्होंने वस्त्र ओढ़ रखे हैं वो बिल्कुल पारदर्शी ओढ़नी। ये उदयपुर चित्र शैली में स्त्रियों की विशेषता है। और इसमें विशेष क्या है, महाराणा जगत सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण युग कहलाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उदयपुर शैली का स्वर्ण काल कौन से शासक का रहा है, तो महाराणा जगत सिंह का काल उदयपुर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। उन्होंने उदयपुर के राजमहलों में चितेरों की ओवरी मतलब तस्वीरों का कारखाना विद्यालय की भी स्थापना की। फिर नेक्स्ट है नाथद्वारा शैली। कौन सी शैली, नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली के चित्रकार है नारायण, घासीराम, चतुर्भुज, उदयराम और खुबीराम। कौन कौन, नारायण, घासीराम, चतुर्भुज, उदयराम और खुबीराम। और इसमें जो नाथद्वारा शैली में है, इसमें जो चित्र चित्रित किए गए हैं, सर्वाधिक चित्र जिस विषय पर चित्रित किए गए हैं, तो उसमें कृष्ण लीला के चित्र, श्रीनाथ जी के विग्रह, राधा कृष्ण यशोदा के चित्र मतलब भगवान कृष्ण के बाल रूप से संबंधित चित्रों का ज्यादा चित्रण हुआ है। और यहाँ का जो प्रमुख नाथद्वारा शैली का प्रमुख रंग है पीला और हरा।
नाथद्वारा शैली का प्रमुख रंग कौन सा? पीला व हरा। और वृक्ष है केला, और पशु गाय, और पक्षी मोर। मतलब ये तीनों चीजें कृष्ण भगवान से संबंधित। ऐसे भी याद नहीं रहे तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि नाथद्वारा शैली किससे संबंधित है? ज्यादातर कृष्ण भगवान से। और कृष्ण भगवान से संबंधित वृक्ष पूछ लिया जाए तो केला, और पशु पूछ लिया जाए तो गाय, और पक्षी पूछ लिया जाए तो मोर। तो ये सारी चीजें भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, तो हम इनको यूं भी याद रख सकते हैं कि नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। और इसमें ज्यादातर सारे चित्रण जो हुआ है भगवान कृष्ण की लीलाओं से, यशोदा माता, ये सारे ऐसे चित्रित हुआ है। और इसमें पशु पूछ लिया जाए तो भगवान कृष्ण का प्रिय पशु गाय, और वृक्ष केला, और पक्षी मोर, क्योंकि भगवान हमेशा कौन सा मुकुट धारण करते हैं? मोर मुकुट। पुरुष, यहाँ के जो पुरुषों का चित्रण हुआ है, पुरुषों की विशेषताएं हैं पुष्ट शरीर और तिलक। जो भी पुरुषों का चित्रण किया गया है तो उन्होंने क्या लगा रखा है? तिलक। स्त्री चित्रों का की विशेषता है तिरछी चकोर सी आंखें। क्वेश्चन आ जाएगी चकोर सी आंखें कौन सी चित्र शैली की विशेषताएं हैं? तो ये नाथद्वारा स्त्री चित्रों की आंखें कैसी है? चकोर जैसी। उरोजों का गोल उभार, उरोजों का गोल उभार, मांसल शरीर, मंगलसूत्र। विशेष, नाथद्वारा पिछवाई चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। नाथद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रण। मतलब पिछवाई चित्रण मतलब भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है उसके पीछे जो चित्रण किया गया है, तो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित किया गया है। मंदिर में मूर्ति के पीछे पर्दे पर कृष्ण लीला का चित्रण करना पिछवाई कहलाता है। फिर नेक्स्ट है देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली के चित्रकार है बैजनाथ, चोखा और कौला। तो बैजनाथ, चोखा और कौला कहाँ के चित्रकार है? देवगढ़ शैली के। और इनके चित्र के जो विषय हैं शिकार के दृश्य, अंतःपुर, राजसी ठाट-बाट, सवारियां। तो जो देवगढ़ शैली है इसमें ज्यादातर राजसी ठाट-बाट और राजसी ठाट-बाट होगा। तो शिकार के दृश्य, इस तरीके के चित्रों का इसमें क्या हुआ है? चित्रण। और जहाँ पर राजसी ठाट-बाट होगा तो सवारियां भी जाहिर सी बात है निकाली जाएगी। तो इस तरीके से इसमें चित्रण किया गया है। विशेष यह है कि इस शैली पर जोधपुर, जयपुर, उदयपुर तीनों शैलियों का प्रभाव है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिस पर तीन शैलियों का प्रभाव पड़ा है? तो ये देवगढ़ शैली है, और इस पर जोधपुर, जयपुर और उदयपुर तीनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है। फिर नेक्स्ट है चावंड शैली। चावंड शैली के चित्रकार है नसीरुद्दीन या निसर्दी। नसीरुद्दीन कौन है? चावंड शैली के चित्रकार नसीरुद्दीन। विषय प्रताप के शासनकाल में शुरू, मतलब ये महाराणा प्रताप के शासनकाल में शुरू हुई चावंड शैली। और अमर सिंह के समय नसीरुद्दीन ने रागमाला ग्रंथ चित्रित किया। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है रागमाला का कि रागमाला ग्रंथ किसके द्वारा चित्रित है? तो नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित है। और यह अमर सिंह के समय चित्रित किया गया था। और इसमें विशेष है आकाश को सर्पाकार व लहरियादार तरंगित बादलों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। क्या किया गया है इसमें? आकाश को सर्पाकार मतलब सर्प के आकार में व लहरियादार तरंगित बादलों के रूप में इसमें प्रदर्शित किया गया है। अब जो नेक्स्ट स्कूल है वह है मारवाड़ स्कूल। कौन सी स्कूल? मारवाड़ स्कूल। और मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत जो शैलियां सम्मिलित है तो वो है जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली और अजमेर शैली। कौन कौन सी? जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली और अजमेर शैली। एक एक का हम अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम है जोधपुर शैली। जोधपुर शैली के चित्रकार है, जोधपुर शैली में चित्रकार है नारायण दास, शिवदास, अमरदास, किशन दास,
देवीदास भाटी, वीर जी व रतन जी भाटी। और इसमें जो जोधपुर शैली में जो चित्रण किया गया है वो विषय है ढोला मारू, वेली कृष्ण रुक्मणी, नाथ चरित्र, सूरसागर, रागमाला सेट, पंचतंत्र और कामसूत्र। इन विषयों पर चित्रों का चित्रण किया गया है। और इसमें जोधपुर शैली में प्रधान रंग कौन सा? पीला, पीला रंग। और वृक्ष आम, जोधपुर शैली में प्रधान वृक्ष कौन सा है? आम का वृक्ष। और पशु है ऊंट घोड़ा, ऊंट और घोड़ा पशु है। और पक्षी कौवा और चील। पक्षी कौन सा है जोधपुर शैली में? कौवा और चील। और इसमें नारी की जो आकृति चित्रित की गई है वो है बादाम सी आंखें। कई बार पूछ लिया, क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बादाम सी आंखें कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? तो जोधपुर चित्र शैली में स्त्री पात्र है, उनकी जो आंखें है किस तरीके की बनी हुई है? बादाम की जैसी। लंबे बाल, लंबी उंगलियां, लाल पीले कूंदने वाला लहंगा और गठीला बदन, ये स्त्री पात्रों की चित्रण किया गया है इस तरीके से। और जो पुरुष है, पुरुषों का की आकृति इस तरीके से बनाई गई है कि पुरुषों का लंबा कद, घनी दाढ़ी मूछ, पगड़ी, कलंगी, मोतियों की माला, ढाल तथा तलवार उनके साथ में। इस शैली में विशेष बात यह है कि जोधपुर शैली का उद्भव राव मालदेव के काल में हुआ। क्वेश्चन आ जाए कि जोधपुर शैली का उद्भव किसके काल में हुआ? तो जोधपुर शैली का उद्भव राव मालदेव के काल में हुआ। जसवंत सिंह का काल इस शैली का स्वर्णकाल कहलाता था। तो जो जोधपुर शैली है उसका स्वर्णकाल किसका शासनकाल कहलाता था? तो जसवंत सिंह का शासनकाल स्वर्णकाल कहलाता था। फिर नेक्स्ट है किशनगढ़ शैली। जोधपुर के बाद कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली। और किशनगढ़ शैली के चित्रकार है मोर ध्वज, इनको निहाल चंद भी कहते हैं। मोर ध्वज, निहाल चंद, अमरचंद, मूलराज, धन्ना, अमीरचंद, भंवरलाल, सूरध्वज और लाडली दास किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। और इसमें जो चित्रण के जो विषय रहे हैं बड़ी ठनी, राधा कृष्ण, गीत गोविंद, कृष्णलीला, आखेट, ये चित्रण के प्रधान विषय रहे हैं। और इसमें प्रधान जो रंग रहा है वो श्वेत मतलब सफेद व गुलाबी रंग प्रधान है। और वृक्ष इसमें केला, पशु भ्रमर, पक्षी मोर। फिर जो नारियों के जो चित्र है उनकी आकृति इस तरीके की है, सुराहीदार लंबी गर्दन, मतलब जो स्त्री चित्र है उनकी आकृति इस तरीके से बनी हुई है, सुराहीदार लंबी गर्दन, नुकीली नाक, पतली कमर, कमल व खंजन सी आंखें। देखो कमल व खंजन सी आंखें कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? किशनगढ़। और बादाम सी आंखें जोधपुर शैली की विशेषता थी, बादाम सी आंखें जोधपुर शैली की। और कमल व खंजन सी आंखें किशनगढ़ शैली की विशेषता। चमेली की पंखुड़ियों जैसे होठ, चापाकार भौए, लंबा चेहरा और लंबा कद। और जो पुरुष आकृति है, पुरुषों के जो चित्र है वो इस तरह के हैं, उन्नत ललाट, पेचबंदी पगड़ी और कमर में दुपट्टा। विशेष राजा सावंत सिंह नागरीदास का काल किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल कहलाता था। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो सावंत सिंह को, जिनको नागरीदास भी कहा जाता था, के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है किशनगढ़ शैली के। बड़ी ठनी चित्र मोर ध्वज निहाल चंद ने सावंत सिंह के समय बनाया था। और बड़ी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। बड़ी ठनी पर 1973 में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। कब डाक टिकट जारी किया था? 1973 में जारी किया था। कमल से भरे सरोवर, नौका विहार, भ्रमर चित्रण, कुंज युक्त भवन इस शैली की विशेषता है। फिर नेक्स्ट है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली के जो चित्रकार हैं
वो है अलीराज, रुकनुद्दीन, मुन्नालाल, मुकुंद, आसिफ। और रंग है पीला। बीकानेर शैली का रंग कौन सा? पीला। पशु कौवा, पशु ऊंट घोड़ा, और पक्षी कौवा व चील। जो इसमें विषय रहे चित्रण के वो है भागवत पुराण, राग रागिनी, शिकार और महफिल। पुरुष आकृति, पुरुष जो चित्र है उनकी आकृति इस तरीके की है। उग्र भाव, दाढ़ी मूछे, ऊंची पगड़ी, पीठ पर ढाल। फिर जो नारी चित्र है उनकी आकृति इस तरीके की है। तंग चोली, घेरदार घाघरा, लंबी इकहरी मृगनयनी। और इसके अंतर्गत जो बीकानेर शैली है इसमें विशेष बात यह है कि अनूप सिंह का शासनकाल इस शैली का स्वर्ण युग कहलाता है। बीकानेर शैली का स्वर्ण युग किसका शासनकाल कहलाता है? अनूप सिंह का शासनकाल कहलाता है। राय सिंह के समय भागवत पुराण चित्रित, काष्ठ चित्रांकन, पुस्ता कला, मथरण कला इस शैली की प्रमुख विशेषताएं रही है। फिर नेक्स्ट है अजमेर शैली। अजमेर शैली के चित्रकार है चांद खां, राय सिंह, लाल सिंह, साहिबा। साहिबा महिला चितेरी थी। और इसके रंग है, मतलब इसमें सभी रंगों का संयोजन किया गया है, सभी रंगों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और जो पुरुषों की आकृति है वो इस प्रकार की है। बांकी छल्लेदार मूछे, गोल आंखें, लंबी कदकाठी। और जो नारी चित्र है उनकी आकृतियां है लंबे घने बाल, पैनी उंगलियां और मेहंदी का चित्रण भी है। विशेष यह है गरीबों के घरों में भी इस शैली के चित्र बने हैं, मतलब गरीबों के चित्र बने हैं इस शैली में। फिर नेक्स्ट है जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली में विशेष बात यह है कि जैसलमेर के राजप्रसादों की शोभा, मूमल यहाँ का प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? मूमल। जैसलमेर, लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी मूमल, और वो बहुत ही सुंदर थी। और उसका चित्रण मतलब विशेष तरीके श्रृंगारपूर्ण चित्रण किया गया है। इस शैली पर दूसरी शैलियों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जैसलमेर एक तरीके से अलग थलग रियासत थी, तो इस पर अलग और दूसरी शैलियों का प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उसके बाद है नागौर शैली। नागौर शैली में नागौर के किले की दीवारों पर इस शैली के चित्र बने हुए हैं। बुझे हुए रंगों का प्रयोग इस शैली की निजी विशेषता है। क्वेश्चन आ जाए बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस शैली में किया गया है, तो बुझे हुए रंगों का प्रयोग नागौर शैली में किया गया है। फिर नेक्स्ट है ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत सम्मिलित है जयपुर शैली, अलवर शैली, आमेर शैली और उनियारा शैली। एक एक को पढ़ते हैं। जयपुर शैली। जयपुर शैली के चित्रकार हैं साहिबराम, सालिग्राम, मोहम्मद शाह, रामजी दास, रघुनाथ और लालचंद है। और विशेष बात यह है कि इसमें आदमकद मतलब पोर्ट्रेट बड़े बड़े चित्रों का ऊपर से लेके नीचे तक चित्रण किया गया है। शिकार व युद्ध, कामसूत्र, कृष्णलीला, जानवरों की लड़ाई चित्रण के विषय रहे। और इसके अंतर्गत जयपुर शैली के अंतर्गत जो नारी के चित्र है उनकी आकृति अंडाकार चेहरा, छोटा कद और अलंकृत कुर्ता पहने हुए हैं। और जो पुरुष आकृति है, पुरुष आकृति में लंबी मूछे, दाढ़ी नहीं। जयपुर शैली के चित्रों की क्या विशेषता है? जो पुरुषों के चित्र है उसमें दाढ़ी नहीं है। तलवार, पगड़ी व पटका। रंग हरा व लाल। और जो पशु है घोड़ा, और पक्षी मयूर। और जो पेड़ है पीपल और वट के पेड़ मतलब वट वृक्ष विशेष है। और जयपुर शैली की जो विशेष बात यह है कि मुगलों का इस शैली पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जयपुर के अलावा बीकानेर शैली पर भी मुगलों का प्रभाव पड़ा, लेकिन जयपुर शैली पर मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल इस शैली का स्वर्णकाल कहलाता है।
जयपुर शैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल कहलाता है? सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल कहलाता है। साहिबराम ने ईश्वर सिंह और प्रताप सिंह के आदमकद पोर्ट्रेट बनाए। चित्रों की पृष्ठभूमि में बगीचों का चित्रण, सफेद रुईदार तैरते बादलों का चित्रण। फिर नेक्स्ट है अलवर शैली। अलवर शैली के चित्रकार है डालचंद, गुलाम अली, बुद्धराम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नानकराम, बलदेव, मंगल सेन। और विषय है योगासन, चंडीपाठ, दुर्गा सप्तती, कामशास्त्र। और जो नारी चित्र है उनकी आकृति है पान सने, पतले होठ, छोटा कद और गोल मुंह। और जो पुरुष चित्र है उनकी आकृति इस तरीके की है, गले में रुमाल, पान सने होठ और अंगरखा पहने हुए, रंग हरा और वो पशु घोड़ा, पक्षी मयूर और वृक्ष पीपल व वट। विशेष बात यह है कि एकमात्र शैली जिसमें वेश्याओं के चित्र बहुत बने। अलवर शैली में वेश्याओं के चित्र बहुत ज्यादा बने, यह एकमात्र इसकी विशेष बात है। कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि वेश्याओं के सर्वाधिक चित्र कौन सी शैली में बने, तो वेश्याओं के सर्वाधिक चित्र अलवर शैली में बने। महाराजा विनय सिंह का शासनकाल इस शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्रण किया, शिवदान सिंह ने कामशास्त्र पर चित्र बनाए। फिर नेक्स्ट है आमेर शैली। आमेर शैली के चित्रकार है हुकमचंद, मुरली प्रसाद और मुन्ना लाल। विषय है रज्मनामा, पुराण, यशोदा चरित्र। इसमें विशेष बात है कि इस शैली में हिरमिज, गैरू, कालुस, सफेद, प्योंडी आदि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ। फिर नेक्स्ट है उनियारा शैली। उनियारा शैली के चित्रकार है भीमा, मीरबख्श, काशीराम, बख्तावर, कमला। विषय रसिक प्रिया। विशेष बात यह है कि इस शैली पर बूंदी शैली का प्रभाव अधिक पड़ा। उनियारा पर शैली पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा? बूंदी चित्र शैली का। फिर नेक्स्ट है हारडोती स्कूल। चौथी स्कूल कौन सी है? हारडोती स्कूल। हारडोती स्कूल के अंतर्गत कोटा शैली व बूंदी शैली को सम्मिलित किया गया। किस किस को? कोटा शैली व बूंदी शैली को हारडोती स्कूल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। कोटा शैली के चित्रकार गोविंद राम, डालूराम, लच्छीराम, नूर मोहम्मद। विषय शिकार, हाथियों की लड़ाई, रागमाला सेट। और नारी चरित्र है, नारी की आकृति छोटी गर्दन, छोटा कद, पतली कमर, लंबी नाक और मृगनयनी जैसी। पुरुष जो चित्र है उनकी आकृति उन्नत स्कंद, दाढ़ी मूछे, तलवार तथा कटार के साथ, रंग नीला और हल्का हरा, वृक्ष खजूर और चंपा, पशु शेर, हिरण और पक्षी बतख व मोर। विशेष राजस्थान में शिकार के दृश्यों का सर्वाधिक चित्रण इस शैली में हुआ। कोटा शैली में शिकार के दृश्यों का सर्वाधिक चित्रण हुआ और इसमें महिलाओं को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया। इस चित्र शैली में महाराजा उम्मेद सिंह प्रथम का काल इस शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। नारियों को शिकार करते हुए दर्शाने वाली चित्र शैली कौन सी है? कोटा शैली। महाराजा राम सिंह के समय बूंदी शैली में स्वतंत्र कोटा शैली का उद्भव हुआ। फिर नेक्स्ट है बूंदी शैली। बूंदी शैली के विषय ऋतु वर्णन, घुड़दौड़, शिकार, हाथियों की लड़ाई और नायिका भेद। इसमें नारी की जो आकृति है वो इस तरीके की है, आम्रपर्ण सी आंखें, तनवंगी, लंबी बाहें, लाल चुनरी। और जो पुरुष चित्र है उनकी आकृति है पतला शरीर, बड़ी मूंछें, घुटने तक जामा, झुकी पगड़ी, रंग हरा व नीला, वृक्ष खजूर व केला, पशु हाथी, हिरण और पक्षी मोर। विशेष राजस्थान में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ? बूंदी शैली में राजस्थान में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ।
राव भाव सिंह का शासनकाल इस शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। राव उम्मेद सिंह ने बूंदी राजमहल में चित्रशाला का निर्माण करवाया, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहते हैं। वर्षा में नाचता मोर, वृक्षों पर खुदकते बंदर और सतरंगी बादल इस शैली की मुख्य विशेषता है। फिर नेक्स्ट है लोक चित्रण। इसके अलावा राजस्थान में लोक मतलब साधारण लोगों के द्वारा भी चित्रण किया गया। तो लोक चित्रण में भित्ति चित्रण, आरायसा, आला गीला, मांडना या रंगोली, गोदना, फड़, पिछवाई चित्रण इसको लेते हैं। फिर है भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण के अंतर्गत जो महल, मंदिर और राजप्रसाद, हवेलियां, घर, इनकी दीवारों पर विविध प्रकार से चित्र बनाने की कला को भित्ति चित्रण कहते हैं। भित्ति चित्र बनाने वाले चित्रकार चेजारा कहलाते हैं। भित्ति चित्रण करने वाले चित्रकार क्या कहलाते हैं? जो कलाकार होते हैं उनको चेजारा कहा जाता है। कई बार चेजारे का क्वेश्चन भी आ जाता है कि चेजारा किसे कहा जाता है। तो भित्ति चित्रण करने वाले चित्रकार चेजारे कहलाते थे। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बूंदी में चित्रशाला, रंग महल और बादल महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है आरायसा या आला गीला। चूने का पलस्तर की हुई गीली दीवार पर चित्र उकेरने की पद्धति आरायसा या आला गीला कहलाती है। मूलतः इटली की यह पद्धति अकबर के शासनकाल में भारत आई थी। फिर नेक्स्ट है मांडना या रंगोली। शुभ अवसर पर घर के आंगन में सफेद खड़िया, हिरमिट या गेरू द्वारा चित्रों का अंकन करना मांडना कहलाता है। लोक कला का एक तरीके से यह उदाहरण है। ये साधारणतः राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी स्त्रियों के द्वारा मांडने का चित्रण किया जाता है। बाड़मेर में नीले व भूरे रंग से मांडने बनाए जाते हैं। बाड़मेर क्षेत्र में मोर का विशिष्ट अंकन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है गोदना। शरीर के विभिन्न अंगों पर चित्रों का अंकन करना गोदना कहलाता है। यह आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है। फिर नेक्स्ट है फड़ या फड़ चित्रण। किसी देवी देवता की कपड़े पर चित्रित कथा को फड़ कहते हैं। पाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है, जो नायक जाति के भील गोपों द्वारा बांची जाती है। फिर नेक्स्ट है पिछवाई चित्रण। पिछवाई चित्रण नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी के मूर्ति के पीछे पिछवाई बांधी जाती है। पिछवाई पर श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है और इसमें मुख्यतः श्री कृष्ण भगवान तथा माता यशोदा के चित्रों का चित्रण किया जाता है। नरोत्तम नारायण शर्मा को पिछवाई चित्रण के लिए 1981 में राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था। फिर नेक्स्ट है राजस्थान में लोक चित्रांकन की परंपरा। इसके अलावा राजस्थान में लोगों के द्वारा जो चित्रांकन किया गया है वो भी है। जैसे प्राचीन काल से ही राज्य के आम लोगों, आदिवासियों एवं महिलाओं द्वारा लोक जीवन के विविध रंगों को उकेरा जाता रहा है। इसे लोक चित्रांकन कहते हैं। देवरा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक देवताओं की पूजा हेतु बनाए गए चबूतरे, इनकी आकृति त्रिकोणात्मक या चौकोर होती है। इनको क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। फिर पथवारी। पथवारी शब्द का आशय पथ की रक्षक देवी होती है। राजस्थान के ग्रामीण अंचल में रास्तों के निकट रेत में पथवारी का उकेरण होता है। गांव में इनकी पूजा तीर्थ यात्रा पर जाते से पूर्व भी की जाती है। फिर सांझी, सांझुली या संज्ञा। सांझी दीवार पर उकेरे गए कलात्मक रंगीन भित्ति चित्र है, जो गांवों में कुंवारी लड़कियों द्वारा अच्छे वर की कामना के लिए श्राद्ध पक्ष से दशहरे तक बनाए जाते हैं। सांझी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। मांडनी। ग्रामीण परिवेश में घरों के आंगन, चौखट, पनेरा, चौक, पूजा स्थल एवं दीवारों पर विविध कलात्मक रंगों से चित्रण किया जाता है। इनको मांडनी कहते हैं। साकिया या सातिया या स्वास्तिक। राजस्थान में प्रत्येक शुभ अवसर पर स्वास्तिक अंकन की परंपरा है। पश्चिमी, दक्षिण एवं उत्तरी राजस्थान में इसे साकिया एवं पूर्वी राजस्थान में सातिया कहते हैं। मोरडी।
राजस्थान के दक्षिणी एवं पूर्वी अंचल में मीणा जनजाति की महिलाओं एवं युवतियों द्वारा घरों में मोर का चित्रांकन करना मोरडी कहलाता है। पिछवाई, मंदिरों में देवी देवताओं के चित्रण या भगवान जो नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति के पीछे जो भगवान कृष्ण के बाल लीला के चित्रांकन को कहा जाता है पिछवाई चित्रण। मेहंदी या महावर, मेहंदी या महावर रचाना एक मांगलिक लोक कला है। राजस्थान में महिलाएं और लड़कियां अपने हाथों पर और पैरों पर मेहंदी लगाती है। फिर गोदना, मानव शरीर के विभिन्न अंगों विशेषकर ललाट, हाथ, पैर एवं पेट पर सुई अथवा बबूल के कांटे से खोदकर आकृति बनाने या नाम लिखने को गोदना कहते हैं। पाने, कागज पर निर्मित विभिन्न देवी देवताओं के बड़े आकार के चित्र पाने कहलाते हैं। जैसे करते हैं ना, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो वो जो लक्ष्मी जी और गणेश जी का चित्र होता है तो उसको बोलते हैं ना पाने। इस तरीके से चित्रण होता है। थापा, थापा दीवार पर, कच्ची दीवार पर या पक्की दीवार पर हाथ से गोबर के जो थप्पे लगाए जाते हैं उनको थापा कहते हैं। भराड़ी, भीत भराड़ी, राजस्थान के दक्षिणांचल में आदिवासी समुदाय विशेषकर भील जनजाति में लड़की के विवाह के अवसर पर दीवार पर लोक देवी का जो चित्र बनाया जाता है इसे भराड़ी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है मूण। पश्चिमी राजस्थान में बड़े आकार के मटकों को मूण कहते हैं। इनका मुंह छोटा होता है। हीड, पूर्वी राजस्थान के गांवों में दीपावली के अवसर पर बच्चे मिट्टी के पात्र में बिनोले जलाकर घरों में खुशहाली का संदेश देते हैं। इसे कलात्मक ईद भी कहते हैं। इसी के साथ आज की हमारी क्लास पूरी हुई। मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट से सारी क्लासों को एक साथ देख सकते हैं। पिछली क्लासों को ज़रूर देखें जिससे आपको सारा कंटेंट समझ में आए। धन्यवाद।